वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। आयनिक त्रिज्या को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो धनायन की त्रिज्या और एक ऋणायन की त्रिज्या के बारे में बात कर रहे थे। तो संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि धनायन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बनते हैं, धनायन बनते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या बनते हैं, ऋणायन बनते हैं। तो धनायन की जो त्रिज्या होती है वो धनायनिक त्रिज्या कहलाती है और ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो ऋणायनिक त्रिज्या कहलाती है। अब हमने यहाँ ये देखा था त्रिज्या का मान किस प्रकार बदलता है या चेंज होता है, वेरी होता है। तो हमने ये बताया आपको कि जो धनायन की त्रिज्या होती है वो सदैव उदासीन परमाणु से, उसके उदासीन परमाणु से कैसी होती है, कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि धनायन बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने से कोषों की संख्या में कमी आती है। जब कोष कम होते हैं तो त्रिज्या का मान भी क्या होता है, कम होता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि धनायन की त्रिज्या होती है वो सदैव उदासीन परमाणु से कैसी होती है, कम होती है। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि ऋणायन की त्रिज्या, तो ऋणायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, पहली बात। तो अगर कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होता है, प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में जब कमी होगी तो उसके कारण क्या है, परमाणु त्रिज्या जो होती है वो त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। कम होने के बजाय क्या होता है, बढ़ता है। अगर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। लेकिन परिरक्षण प्रभाव कारण इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण, इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण क्या होता है, प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में क्या हो जाती है, कुछ कमी आ जाती है, जिसके कारण त्रिज्या घटने की बजाय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिसके कारण त्रिज्या घटने की बजाय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किस केस में ये, जब कोषों की संख्या समान रहे। और जब कोषों की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ तो सदैव क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे। अब हम आज बात करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। किसके बारे में बात करेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या से पहले हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक यौगिक, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साझे से निर्मित होने वाले जो बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझे से निर्मित होने वाले जो बंध होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनते हैं या साझे से जो बंध बनते हैं उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। और ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है उन्हें कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। क्या कहते हैं उनको, सहसंयोजक यौगिक। कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं, कोवलेंट रेडियस त्रिज्या को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन के साझे से, अब ये जो सहसंयोजक जो बंध होता है ये समान प्रकार के अणुओं के मध्य भी हो सकता है और अलग प्रकार के अणुओं के परमाणु के मध्य, समान प्रकार के परमाणु के मध्य भी हो सकता है और अलग अलग प्रकार के परमाणु के मध्य भी हो सकता है। यहाँ हम बात कर लेते हैं जैसे H2 है, O2 है, N2 है। तो यहाँ H और H के मध्य जो बॉन्डिंग है ये क्या कहला रही है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। O के मध्य जो बॉन्डिंग कहला रही है, कहला रही है सहसंयोजक बंध। यहाँ पर N के मध्य जो बॉन्डिंग कहला रही है, सॉरी, ये कहला रही है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, ठीक है। अब सहसंयोजक बंध में हमने देख लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन के साझे से बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में बात करें, सहसंयोजक। तो इसमें क्या होता है, सहसंयोजक यौगिकों के अंदर, किसके अंदर, सहसंयोजक यौगिकों के अंदर सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान, थोड़ा सा परिभाषा थोड़ी बड़ी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उनमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं परमाणु के मध्य। तो हम यहाँ दो परमाणु ले रहे हैं, कौन से परमाणु ले रहे हैं, दो परमाणु, जो कि किससे जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध से।
तो सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान, बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। देखिएगा, जैसे हमारे पास ये कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, ये H परमाणु और ये क्या है? H परमाणु। क्या बना रहा है? ये H2। क्या बना रहा है? ये H2 बना रहा है। इसका नाभिक ये और इसका नाभिक ये। तो हमने कहा है कि ये जो हमारे पास H2 है, ये किससे बंध जुड़ा हुआ है? HS से। तो यहाँ सहसंयोजक यौगिक जो है हमारे पास क्या है? H2। इसमें दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का, ये दो परमाणु, इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान। इनके नाभिक क्या है? ये हमारे पास। इनकी बीच की दूरी ये है, इनकी बीच की दूरी क्या है? ये। ठीक, माना ये H परमाणु, ये H परमाणु, इनके नाभिक क्या है हमारे पास? ये। अब इनके बीच की दूरी का आधा मान, इनकी बीच की दूरी का आधा मान, इनकी बीच की दूरी का क्या है? आधा मान। ये जो मान, ये क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या। क्या कहलाएगा? ये सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। बात समझ आई नहीं आई? यहां पर ये देखेगा, ये हमारे पास ये जुड़े हुए। अब ये कैसे जुड़े? ये तो हमारे पास एक तरह से जो बॉन्ड है बिल्कुल। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हमारे पास ये परमाणु, अब ये नाभिक, ये नाभिक देखेगा, ये नाभिक, ये नाभिक। अब यहाँ देखेगा, ये दो परमाणु हैं, ये दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी क्या है हमारे पास? ये देखिएगा। इस पे ये मैंने जो बताया आपको, ये समझाने के लिए, थोड़ा सा प्रीवियस समझाने के लिए कि दो परमाणु कैसे होते हैं। अब ये दो परमाणु इस प्रकार नहीं जुड़े होते। किस प्रकार जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बंध के अंदर इस प्रकार जुड़े होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का साझा, तो ये पार्ट जो होता है ना, इसका भी साझा होता है, इसका भी साझा होता है। ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट। यहाँ तो क्या है? साझा नहीं है। यहाँ ये क्या है हमारे पास? ये साझा है। तो ये देखेगा, ये H परमाणु, ये H परमाणु, ये H परमाणु, ये H परमाणु। अब इस H परमाणु जो है, दो परमाणु, इनके नाभिकों के बीच की दूरी कौन सी है हमारे पास? ये। इनके नाभिकों के बीच की दूरी कौन सी है? ये। इसका जो आधा वैल्यू होगा वो कौन सा होगा हमारे पास? ये। इसका जो आधा वैल्यू होगा क्या होगा हमारे पास? ये है सहसंयोजक त्रिज्या। ये क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक, तो हम इसको मिटाकर क्या कह सकते हैं? हम आपको क्या समझा सकते हैं? यहाँ पर ये समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं? ये कि दो परमाणु हमारे पास, दो परमाणु, इन दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा जो मान होता है वो क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या। ये दो परमाणु किस बंध से जुड़े हैं? सहसंयोजक बंध से। कौन से बंध से जुड़े हैं? सहसंयोजक बंध से। तो इनके बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? अब हम अगर ये देखें, ये क्या होता है? तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? आधा मान। ये कंप्लीट मान है, तो ये क्या हो जाएगा? आधा। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? सहसंयोजक त्रिज्या। ये सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं परिभाषा के रूप में, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक त्रिज्या से संबंधित हम बात कर रहे थे हम यहाँ पर। तो जब एक ही तत्व के, जब एक ही तत्व के दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो उनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान, उनके नाभिकों के मध्य की दूरी का
आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। देखिएगा, एक ही तत्व है हाइड्रोजन, उसके दो परमाणु है, H परमाणु, H परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, सहसंयोजक बॉन्डिंग है हमारे पास, ये H और H के बीच में। ये कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉन के साझे से निर्मित बंध। अब सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों के, तो उनके नाभिक, ये नाभिक है, तो उनके नाभिकों के मध्य की दूरी ये का आधा मान, मध्य की दूरी का आधा मान हो गया कि नहीं होगा भाई? ये आधा मान हो गया। आधा मान को क्या कहते हैं हम? सहसंयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट क्या बोलते हैं इसको? रेडियस बोलते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वान डर वाल त्रिज्या। किसके बारे में बात करेंगे? वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या, वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या कौन सी त्रिज्या है? वान डर वाल त्रिज्या। अब यहाँ में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ जो होता है ठोस अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो उसके निकटतम दो अनाबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? वान डर वाल त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पर कोई परमाणु है हमारे पास, यौगिक कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है हमारे पास जिसमें बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणु, ये मान लें परमाणु है। ठीक है, अब यहाँ ये जो परमाणु है, ये कोई परमाणु हमारे पास, ये कोई परमाणु है, इन परमाणुओं के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। क्या बॉन्डिंग नहीं है? यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं है। देखिएगा, निकटतम है ये जो है हमारे पास, ये क्या है? निकटतम अनाबंधित परमाणु क्या है? ये निकटतम अनाबंधित परमाणु। तो ठोस अवस्था में जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो या फिर हम कह सकते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था में निकटतम दो अनाबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान। दो अनाबंधित परमाणु, इनके नाभिक कहाँ है? यहाँ पर। इनके नाभिक कहाँ पर है? यहाँ पर। इन नाभिकों के बीच की दूरी क्या है? ये नाभिकों के बीच की दूरी होगी। इन बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? ये आधा मान क्या कहलाएगा? यहाँ पर, यहाँ देगा, ये कहलाएगा वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या क्या कहलाएगा? वान डर वाल त्रिज्या। अब इसको हम अलग निकाल कर देखें तो ये कोई परमाणु हमारे पास, ये कोई परमाणु हमारे पास, ठीक, इसका नाभिक ये, इसका नाभिक ये नाभिक और ये नाभिक, ठीक, यहाँ पर दो नाभिक है। ये अनाबंधित परमाणु है। कैसे हैं ये? अनाबंधित। कौन से परमाणु है ये? अनाबंधित परमाणु है। अनाबंधित परमाणुओं के नाभिक, ये क्या है हमारे पास? नाभिक। ये क्या है? नाभिक। इनके बीच की दूरी जो क्या है हमारे पास? ये बीच की दूरी है। इनके बीच की दूरी का जो आधा मान क्या होगा हमारे पास? ये आधा मान क्या होगा? ये आधा मान क्या होगा? ये। तो ये जो हमारे पास है, ये यहाँ पर, ये देखते हैं हम, तो ये क्या कहलाती है? वान डर वाल त्रिज्या। क्या कहलाती है? ये वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है।
ठीक है। अब इसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे थे, सहसंयोजक त्रिज्या से। देखो सहसंयोजक त्रिज्या के अंदर क्या है, सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़े होते हैं परमाणु, इनका नाभिक ये नाभिक, इसके बीच की दूरी है। अब यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ना, ये दिखाई दे रही है, ये दूरी है, और यहाँ पर देखे तो ये डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है भाई, देखेगा यहाँ जो परमाणु हो एक दूसरे पर ओवरलैप है। परमाणु क्या है, एक दूसरे पर ओवरलैप है। एक परमाणु तो ये है हमारे पास, और दूसरा परमाणु ये है, तो ये तो क्या कहला रहा है, सहसंयोजक यौगिक। क्या है ये, सहसंयोजक। अब इसके अंदर क्या है, ये दो परमाणु H परमाणु समान परमाणु है, ठीक। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। तो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, ये नाभिक और ये नाभिक, इनकी दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, ये, इसका आधा जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं भाई वान डेर वाल्स त्रिज्या। अब एक और खास बात है, कंपैरिजन बिटवीन करें हम यहाँ पर किसकी बात में, सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या की भी बात करें तो वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान जो होता है सदैव सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होता है, अधिक होता है। वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान जो होता है वो सदैव सहसंयोजक त्रिज्या से कैसे होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या ग्रेटर देन सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। अब इसको हम बोलते हैं RW और इसको बोलते हैं RC। क्या बोलते हैं, RC। RW का मतलब वान डेर वाल्स और RC का मतलब कोवेलेंट, वान डेर वाल्स और कोवेलेंट। तो इसका मान सदैव, वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान सदैव कैसे होता है, सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है, ठीक है। एक तो बात ये होगी हमारे पास। अब एक और बात है यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये टच में है हमारे पास, ऐसे भी हो सकता है, ये हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये कोई हमारे पास ठोस अवस्था में क्या है, दो अणु है, उन दो अणुओं के मध्य अनबंधित परमाणुओं के बीच की नाभिकों के बीच की दूरी, अनबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ये हमारे पास, ये हमारे पास, इनके बीच की दूरी का जो आधा मान होगा वो आधा मान क्या होगा, वान डेर वाल्स त्रिज्या। आधा मान क्या होगा, वान डेर वाल्स त्रिज्या। इसको भी क्या बोलते हैं, RW, इसको भी क्या बोलते हैं, RW। क्या बोलेंगे, RW। और ये क्या होगा, RC, और ये क्या होगा, RC। ये क्या होगा हमारे पास, RW। ये क्या होगा हमारे पास, RW, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक अणु है, ये दूसरा अणु है, ठीक है। तो दो अनबंधित परमाणुओं के बीच, दो अनबंधित परमाणुओं के बीच जो नाभिकों के बीच की दूरी है, दो अनबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान, दो अनबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा मान होता है वो क्या कहलाता है, वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है, वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पर धात्विक त्रिज्या। किसके बारे में बात करेंगे, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या को कैसे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, मेटेलिक त्रिज्या। मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या। धातुओं की त्रिज्या को क्या कह लेंगे, धात्विक त्रिज्या सीधी सी बात ये है, धातु परमाणुओं की त्रिज्या।
धातु परमाणु की त्रिज्या क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या। अब एक यहाँ पर बात हम धात्विक त्रिज्या के अंदर बात करेंगे। क्रिस्टल जालक में नज़दीक दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का, ये जो धात्विक होते हैं क्रिस्टल जालक के रूप में पाए जाते हैं। क्या होता है? क्रिस्टल जालक। इसमें क्या होता है? ये कोई क्रिस्टल जालक मान लें हमारे पास, ये कोई क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक में क्या है? दो नज़दीक परमाणु जो होते हैं, दो नज़दीक परमाणु, ये दो नज़दीक परमाणु, इनके बीच की दूरी का जो आधा मान होता है, इनकी बीच की दूरी का जो आधा मान होता है ना, वो क्या कहलाएगा? इनकी बीच की दूरी का जो आधा मान होगा वो क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। धात्विक त्रिज्या। यहाँ पर क्या होता है? वान डेर वाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या में थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस क्या है? वान डेर वाल त्रिज्या जो होती है ना, वान डेर वाल त्रिज्या, उसमें दो अनबंधित परमाणुओं के मध्य के, जो दो अनबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा मान होता है। यहाँ पर क्या है? निकटतम धात्विक त्रिज्या के अंदर क्या होता है? क्रिस्टल जालक के अंदर क्या होते हैं? दो निकट परमाणु जो होते हैं, दो निकट परमाणु होते हैं, कोई भी परमाणु हो सकता है, ये परमाणु हो सकता है, इनके बीच की दूरी का आधा मान, ये जो मान है हमारे पास, ये आधा मान, इनके बीच की दूरी का आधा मान, ये आधा मान, ये हम ये कह सकते हैं इनके बीच की दूरी का आधा मान। ठीक है, तो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट धात्विक त्रिज्या के अंदर। देखिए क्या क्या करते हैं हम आप धात्विक त्रिज्या के बारे में। आवर्तिता देखते हैं इसकी। आवर्तिता, धात्विक त्रिज्या की आवर्तिता एक तरह से। आवर्तिता में क्या होता है कि धातु जो होते हैं आवर्त सारणी के अंदर, धातु जो होते हैं आवर्त सारणी के अंदर क्या होते हैं? बाईं ओर होते हैं, और अधातु के तो उधर दाईं ओर होते हैं। ये धातु होते हैं और ये अधातु, और यहाँ क्या होता है? उपधातु। क्या होते हैं? उपधातु। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक त्रिज्या का मान में क्या होगी? कमी। धात्विक त्रिज्या के मान में कमी, धात्विक त्रिज्या के मान में क्या होगी? कमी। अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक त्रिज्या के मान में क्या होगी? बढ़ोतरी। धात्विक त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी। धात्विक त्रिज्या के मान में क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, तो ये हम ये थोड़ा सा आवर्तिता के बारे में बात करते हैं, धात्विक त्रिज्या के बारे में। यहाँ हमने इतना बात की। और परमाणु आकार की आवर्तिता के बारे में तो हम बात कर चुके थे। किसके बारे में बात कर चुके थे? परमाणु आकार की आवर्तिता। आवर्तिता नीचे जाने पर क्या है? वृद्धि होती है, और अगर इधर जाते हैं तो क्या होती है? कमी होती है। नीचे जाने पर क्या होता है? वृद्धि, और इधर जाने पर क्या है? दाएं, बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होती है? परमाणु आकार में क्या होती है? कमी होती है। ये इसकी किसकी आवर्तिता हो गई? परमाणु आकार के बारे में। तो हम ओवरऑल हम बात कर चुके थे, किसके बारे में बात कर चुके थे कि यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में बात कर ली थी, वान डेर वाल त्रिज्या के बारे में बात कर ली थी, धात्विक त्रिज्या के बारे में बात कर ली थी, परमाणु आकार का आवर्तिता के बारे में बात कर ली थी। एक और बात है हमारे पास, धात्विक और अधात्विक गुण। धात्विक और अधात्विक गुण, धात्विक गुण और अधात्विक गुण। धात्विक जो गुण होता है ना, इनको हम देखते हैं कि ये धात्विक जो गुण होते हैं, इनका क्या होता है? जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी, उसमें वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। धात्विक गुणों में क्या होगी? वृद्धि होगी। आवर्त सारणी के अंदर अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? धात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। जबकि आवर्त के अंदर बात करें तो बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है? कमी होती है। धात्विक गुणों में क्या होती है? कमी। अब जस्ट अपोजिट की बात करें अधात्विक गुण,
तो अधात्विक गुण में क्या देखते हैं हम, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो अधात्विक गुणों में क्या होती है, कमी। अधात्विक गुणों में क्या होती है, कमी। जबकि बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि। ये थोड़ा सा इसको मैं एक बार लाइन डायग्राम से समझाने का प्रयास करूं दोबारा से। हमारे पास है धात्विक गुण और अधात्विक गुण। धात्विक गुण, अधात्विक गुण। यहाँ जो धात्विक गुण जो होते हैं, इधर से तो क्या होता है, कमी, इधर क्या होते हैं, वृद्धि। अगर वर्ग की बात करें और आवर्त की बात करें तो आवर्त में तो क्या होता है, बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, कमी। और यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि। ये तो किस में होगी हमारे पास, धात्विक गुणों। अधात्विक गुणों के बारे में बात करें तो अधात्विक गुणों के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, दो कंडीशन आती है। ये तो होती है आवर्त और ये होता है वर्ग। अगर आवर्त के बारे में देखें तो बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि। क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। किसमें कमी होगी, अधात्विक गुणों के अंदर। अब एक और आता है उपधातु। क्या होते हैं, उपधातु। ये क्या होते हैं, धातु और अधातुओं के बीच में पाए जाते हैं। धातु और अधातुओं के बीच में पाए जाते हैं। और सामान्य टेम्परेचर पर, के नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है, अधातु की तरह बिहेव करते हैं। जबकि तापमान बढ़ाने पर क्या है, ये किसकी तरह कार्य करते हैं, धातु की तरह कार्य करने लगते हैं। इन्हें हम कहते हैं उपधातु कहते हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एस्टेटिन है, पोलोनियम है। ये सब हमारे पास किसके उदाहरण हैं, उपधातुओं के उदाहरण हैं। सेमीकंडक्टर अर्धचालक के रूप में उनका उपयोग किया जाता है, अर्धचालक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ओवरऑल हम ये देखें, आवर्त सारणी में आवर्तिता के बारे में बात करते हैं। आवर्त सारणी के आवर्तिता में हमने बात कर ली थी, किसके बारे में, परमाणु आकार के बारे में। परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले जो कारक थे हमारे पास, वो थे एक तरह से परमाणु आकार को निर्धारित करने वाले जो कारक, निर्धारित करने वाले कारक थे, वो थी हमारे पास परमाणु त्रिज्या थी, सहसंयोजक त्रिज्या थी, वान डेर वाल त्रिज्या थी, धात्विक त्रिज्या थी, आयनिक त्रिज्या थी। इनके बारे में डिस्कस किया हमने। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे गुणों में आवर्तिता के बारे में, और वो बात करेंगे हम संयोजकता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, संयोजकता के बारे में। इस संयोजकता को हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि किस प्रकार किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता का मान समान रहता है या परिवर्तित होता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान में कमी आती है या वृद्धि होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज इतना।